प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। इस चैनल पर आज हम 10वीं क्लास के पहले लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। और हमारी कोशिश है कि जो NCERT है हमारी, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें हल करें। और यह प्रश्न आपके जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और समझिए। और अगर आपको इन प्रश्नों के बारे में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें। शुरू करते हैं, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, जूसेप्पे मैत्सनी कौन था? तो जूसेप्पे मैत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है वो क्या था? क्रांतिकारी था। उनका जन्म 1807 में हुआ था। 1707 में इंग्लैंड का जो एकीकरण हुआ था और उसका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनारी नाम के सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य बन गया था और 24 वर्ष के थे तभी उनको 1931 में लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 2 और गुप्त सोसाइटियों की स्थापना की थी। सबसे पहले उन्होंने मार्सेई है ये इटली के अंदर, वहाँ पे यंग इटली का नाम से संगठन बनाया और बाद में बर्न में यंग यूरोप नाम के एक संगठन बनाया। ये जो जूसेप्पे मैत्सनी था, इसका मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली का एकीकरण गणराज्य बनना बहुत जरूरी है। मैत्सनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए और रूढ़िवादी लोगों में मैत्सनी के नाम का खौफ था। रूढ़िवादी कहते हैं जो पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं, उनके अंदर मैत्सनी का खौफ था। तो ये जूसेप्पे मैत्सनी की तस्वीर है जो आपको दिख रही है, ये जूसेप्पे मैत्सनी है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहो तो ये इस तरह से थे। ये जूसेप्पे मैत्सनी है और ये इनके साथ है जो खड़े, ये काउंट कैमिलो दा काउर है। तो अगला प्रश्न इन्हीं पे है, काउंट कैमिलो दी काउर। तो इनके बारे में काउंट इनकी उपाधि थी। जैसे अगर हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार उनकी उपाधि होती है, वैसे इसकी उपाधि काउंट थी। इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो दा काउर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पिडमेंट सार्डिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये देखिए, जो जूसेप्पे मैत्सनी थे वो एक क्रांतिकारी थे, लेकिन ये क्या थे? ये एक प्रधानमंत्री थे। वह न तो क्रांतिकारी थे और न ही लोकतांत्रिक। इटली के कई अन्य अभिजात वर्ग के लोगों की तरह वह धनी और सुशिक्षित थे। उनकी भी पकड़ इतावली भाषा के मुकाबले फ्रेंच भाषा पर अधिक थी। तो ये जो काउंट कैमिलो दा कावर है, उनकी फ्रेंच भाषा पे अच्छी पकड़ थी। कैवुर ने फ्रांस से एक कूटनीतिक गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराया। तो ये उन्होंने एक संधि की थी, किसके साथ? फ्रांस के साथ। और उस संधि के फलस्वरूप उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और जो ऑस्ट्रिया था वो इटली के एकीकरण में एक बाधा था। उस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। उनकी अगुवाई में जूसेप्पे गैरिबाल्डी कर रहे थे। ये भी एक क्रांतिकारी थे इटली के। सन 1869 की मार्च के महीने में वे दक्षिण इटली और ट्रूसली राज्य की ओर बढ़े। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता और फिर स्पेनिश शासकों को सत्ता से हटा दिया और 1861 में विक्टर इमैनुअल को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। काउर उस एकीकृत इटली राजा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये काउंट कैमिलो दा काउर थे और ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो ये देखिए, ये जो नक्शा है सबसे पहले इसको देखिए। इस नक्शे के अंदर ये जो नीले रंग का हिस्सा है ये यूनान का हिस्सा है, यूनान है ये, और ये बाकी इनके आसपास अन्य राज्य हैं जो उस समय थे। तो अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? यूरोप में। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ग्रीस भी कह देते हैं। यहाँ के निवासी अपने देश को एल्लास कहते हैं। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का एक समूह। ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे जो द्वीप है यहाँ पे, इन द्वीपों का एक समूह है। पश्चिमी यूरोप के लोग प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने भी ग्रीक के राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। कवियों और कलाकारों ने जन भावना को राष्ट्रवादियों के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। यह याद रखना चाहिए कि ग्रीस उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई। ट्रीटी हिंदी में संधि को कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी हुई थी उसमें ग्रीक को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिल गई और ग्रीक की आज़ादी की लड़ाई से पूरे यूरोप में भी पढ़े लिखे वर्गों में राष्ट्रवाद की भावना और भी मजबूत हुई।
अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट संसद। ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का एक राज्य है। पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सकल जर्मनी असेंबली के लिए वोट किया और 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़ा। उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद है, ये उस समय की तस्वीर है फ्रैंकफर्ट संसद की। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर है उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। उन्हें मताधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं था। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिठाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति दी गई थी। तो ये उस समय महिलाओं की स्थिति थी। और आपने देखा होगा कि यूरोप में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बुरी रही है इन ईसाई राज्यों के अंदर, और वहाँ पे फ्रांस जैसे राज्य में भी सन 1945 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया? नागरिकों में सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा निम्न उपाय किए गए। पितृभूमि और नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों का प्रोत्साहन दिया गया। जैसे अगर आप फ्रांस में देखेंगे तो ला पैट्रिए कहते थे वो, ला पैट्रे और ला सैटिजन, इस तरह के जो भाव थे उनका विकास किया गया। नागरिकों को एक समान अधिकारों का समर्थन किया गया। नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया गया फ्रांस के। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई तथा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिए गए। क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच को जन सामान्य की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान और जर्मेनिया दो नारियों की चित्र है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये जैसे दो चित्र हैं, ये मारियान है, ये जर्मेनिया है, दोनों। उन्हें राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी भारत माता होती है, हम कहते हैं भारत माता की जय, कभी भी ये नहीं कहते कि भारत पिता है, देश की भूमि को हम माता मानते हैं। तो इसी तरह ये फ्रांस और जर्मनी में हुआ था। मारियन फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। वास्तव में 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को मानवीय रूप प्रदान किया और उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। फ्रांस में 1850 में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी गई। उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागे। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। ये जर्मेनिया है, क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब इनका महत्व क्या था, महत्व पूछ रहे हैं। तो इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जर्मेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। तो देखिए जैसे दो तस्वीरें थी, इनसे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और ये काल्पनिक थी दोनों की दोनों। चलिए आगे, उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो उदारवादियों ने निम्नलिखित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। राजनीतिक विचार, उदारवादी निरंकुश राजतंत्र तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों के विरोधी थे। वह एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जो सभी की सहमति से बने। कानून के सामने बराबरी के पक्ष में थे, परंतु उनका यह विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। सबके लिए से मतलब महिलाओं को वो वोट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये जो ईसाई कंट्री है, जो ईसाई देश है, वो ये कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं और जो पशु होते हैं उनमें, पशु में और महिलाओं में आत्मा नहीं होती। सामाजिक विचार, उदारवादियों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका विचार था कि लोगों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक विचार क्या थे? उदारवादी बाजारों को की मुक्ति और समान तथा पूंजी के आवागमन पर राज्यों द्वारा लगाए गए करों को समाप्त करने के पक्ष में थे। वे निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बनाना चाहते थे। तो ये 1848 की जो क्रांति है उसमें इनके प्रमुख विचार थे। तो आगे देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के 3 उदाहरण निम्न हैं। फ्रांस में एक भाषा को बढ़ावा देने की नीति, रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पोलिश भाषा का इस्तेमाल और जर्मनी में साझा संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है,
किन्हीं दो देशों पर किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे। तो देखते हैं। इसे दर्शाने के लिए इटली और यूनान के उदाहरण सटीक बैठते हैं। इटली में काउर के प्रयासों से इटली की एक राष्ट्र बन पाया। यूनान में ऐतिहासिक ग्रीक संस्कृति और ऑटोमन साम्राज्य की इस्लामी संस्कृति के अंतरों का हवाला दिया गया। ग्रीक संस्कृति के पक्षधर कई लोगों ने ग्रीस के संघर्ष का समर्थन किया, जिससे ग्रीस की आज़ादी में काफ़ी सहायता मिली। अधिकतर मामलों में एक साझा संस्कृति का इतिहास, शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों का उत्पीड़न और उदारवाद का जन्म ने ऐसे उत्प्रेरकों का काम किया जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को घर बनाने में मदद किया। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो राष्ट्रवाद है वो पनपा। अगला है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो यूरोप के अन्य भागों की तुलना में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कुछ अलग तरह से हुआ। सॉरी, यहाँ पे ब्रिटेन आएगा। ब्रिटेन 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश द्वीप अलग अलग नस्लों में बंटे हुए थे, जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी, जैसा कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। इंग्लिश राष्ट्र के धन संपदा, महत्व और ताकत में वृद्धि होने के साथ साथ ब्रिटिश द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर इंग्लिश राष्ट्र का प्रभुत्व बढ़ गया। तो ये जो इंग्लैंड था उस समय का, इस इंग्लैंड के अंदर अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। कुछ स्कॉट थे, कुछ वेल्स थे, कुछ इंग्लिश थे। एक लंबे झगड़े के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में राज परिवार से सत्ता ले ली। ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में इंग्लिश पार्लियामेंट की अहम भूमिका रही और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। अपनी वित्तीय ताकत के कारण इंग्लैंड ब्रिटिश द्वीपों के अन्य राष्ट्रों पर बीस पड़ता था। इसके कारण एक ऐसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ जिसमें इंग्लैंड एक हावी सदस्य था और अन्य नस्ल के लोगों को इंग्लिश संस्कृति के द्वारा दबा दिया गया। तो देखिए इसका मानचित्र, ये उस समय का, ये जो सफ़ेद रंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना यहाँ पे इंग्लैंड था, तो ये सबसे बड़ा भी था। उसके बाद में ये जो नीले रंग में है ये स्कॉटलैंड था, और जो येलो कलर में है वो नॉर्दर्न आइलैंड था, और जो रेड कलर में है वो वेल्स था। तो ये चार तरह की वहाँ पे जातियाँ निवास करती थी, जैसे अलग अलग जातियाँ थी ये। लेकिन इनके अंदर ये जो इंग्लैंड वाले हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, और ये और बता दूँ ये सारे के सारे अंग्रेजी बोलने वाले नहीं थे। स्कॉटलैंड वाले स्कॉटिश भाषा बोलते थे, स्कॉटिश भाषा बोलते थे। ये जो आयरलैंड वाले हैं वो आयरिश भाषा बोलते थे, आयरिश भाषा बोलते थे। और ये जो वेल्स वाले हैं वो वेल्स भाषा बोलते थे। लेकिन इनमें अंग्रेज थे वो सबसे तेज तरार थे, सबसे अधिक पैसे वाले थे। इन्होंने बाकियों को दबा के और इसको ग्रेट यूके बना दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो अपने पतन के कगार पर था। स्लाव बाल्कन के जातीय समूह की उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने से के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। तो ये जो बाल्कन साम्राज्य था, एक बार आपको मैं नक्शा दिखाता हूँ इसका। ये जैसे अगर हम मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पे जैसे यूनान था, और यूनान के साथ में यहाँ यूनान के ऊपर यहाँ पे जो देश है उसका, ये जैसे अभी तो अलग दिखा रहा है, लेकिन उस समय इस देश का नाम था मैसेडोनिया, मैसोडोनिया। और मैसेडोनिया के ऊपर यहाँ पे ये देश है, इसका नाम है बुल्गारिया। मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है। इस तरफ का ये राज्य है, इसका नाम है तुर्की। और तुर्की के पास यहाँ पे इस्तांबुल भी है, एक इस्तांबुल। और यहाँ पे इससे अगर थोड़ा सा इधर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इटली आ जाएगा, हमारा क्या जाएगा, इटली आ जाएगा। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पे तनाव पनपा, और उसी तनाव के कारण यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ खालिस्तान है। खालिस्तान ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। वाक्यों को ऐतिहासिक रूप से सही करके लिखिए। काउर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। तो काउर था वो जर्मनी का नहीं था, इटली का था। कहाँ का था? इटली का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी का था और काउर इटली से था। हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है, किसकी प्रतीक है? तो न्याय की प्रतीक है। आपने देखा होगा हमारे भारत में भी जो न्याय व्यवस्था है उसमें हाथ में तराजू लिए हुए दिखाए गए हैं। आगे देखिए, वाक्यों के आगे सत्य और असत्य लिखना है आपने। फ्रेडरिक सायरियो ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि फ्रेडरिक सायरियो है वो क्या था? वो तो एक
चित्रकार था, जैसे अभी ये आगे प्रश्न भी आएगा, एक फ्रांसीसी चित्रकार था गैरीबाल्डी है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना बनाई, तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, ये पहला फाल्स आएगा और दूसरा क्या है, दूसरा ट्रू आएगा। फ्रांस की क्रांति 1815 में हुई, नहीं 1789 में हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फाल्स हो जाएगा। मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। और जो जालवेराइन है वो एक जर्मन शुल्क संघ था, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। तो इसमें दो गलत हैं, एक तो पहला गलत है और एक तीसरा गलत है। पहला और तीसरा गलत है, बाकी ठीक है। अगला है फ्रेडरिक सारियो कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अर्नस्ट रेनन कौन था, एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र के रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था, तो जर्मन राष्ट्र का जर्मेनिया था और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। तो जैसे ये पहला था फ्रेडरिक सारियो, तो फ्रेडरिक सारियो ने नहीं किया था, ये किया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कौन सा विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है, जो 1789 में हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। जालवेराइन क्या था और किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, तो यह एक जर्मन शुल्क संघ था, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और इसे 1834 में स्थापित किया गया था। इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम बताइए, यंग इटली और यंग यूरोप। 19वीं सदी में ऐसा कौन सी ताकतें उभरी जिसने यूरोप की राजनीति और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिया, तो वो थे राष्ट्र राज्यों का उदय। बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को क्या कहा जाता था, तो स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 1815 में। और 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है, तो ड्यूक मैटरनिक का। अगला प्रश्न है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था, वियना संधि का। किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मैटरनिक ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, तो यह है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के ने, और यह हमने पहले भी पढ़ा था। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वोल्फटोन ने। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है, न्याय की प्रतीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, तो जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र प्रतीक है, राष्ट्रगान है आदि। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, तो यूरोप में नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपने जड़ें जमाने में एक सदी का समय लग गया। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई थी, तो पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई थी 1789 में। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन ने प्रशासन में के क्षेत्र में क्या बदलाव किए। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण में वाले हर इलाके को में प्रशासनिक सुधार किया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को दास्ता और जागीर की अदा होने वाले शुल्क को मुक्त किया। उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार किए। ये देखिए, ये यहाँ पे बीच में फ्रांस है और ये नेपोलियन है। नेपोलियन के बारे में यूरोप के अन्य इलाकों की क्या भावना थी, तो फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया गया था वहाँ के लोगों को फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा, लेकिन जल्दी ही यह भावना बदल गई। लोगों को समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आज़ादी की उम्मीद नहीं की जा सकती। टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया गया और इस सब के फलस्वरूप लोगों में शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदल गया। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी, तो 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे आज हम जानते और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बंटे हुए थे। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझी पहचान नहीं होती थी। उनमें से यदि कोई समानता थी तो वह थी कि वे एक खास शासक के प्रति समर्पण की भावना। तो अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में कुलीन वर्ग कैसा था, तो यूरोपीय महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली में एक जैसी होती थी, जिसका
इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वे किस क्षेत्र में रहते थे। शायद इसी जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे रहते थे। उनकी जागीरें ग्रामीण इलाकों में होती थी और उनके आलीशान बंगले शहरी इलाकों में होते थे। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए उनके परिवारों के बीच शादियाँ भी होती थी। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे ताकि अपनी एक खास पहचान बनाए रखें और कूटनीतिक संबंध जारी रखें। अगला प्रश्न है, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधों में वृद्धि होने लगी। इससे शहरों का विकास हुआ और उन शहरों में एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। इस नए वर्ग का जन्म बाजार के लिए उत्पादन की मंशा से हुआ था। इस परिघटना ने समाज में एक नए समूहों और वर्गों को जन्म दिया। इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग का था। उस मध्यम वर्ग की मुख्य हिस्सा थे उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी। ये छोटे उद्योगपति और व्यवसायी थे, बड़े नहीं थे। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुआ है? 1834 में पर्शिया की पहल पर जाल्वेराइन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ। ये एक जाल्वेराइन जो शुल्क संघ था। बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इसी यूनियन में शामिल हो गए। चुंगी की सीमाएं समाप्त कर दी गई। मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। इसी बीच रेल नेटवर्क के विकास ने आवागमन को और सरल बना दिया। इससे एक तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, लौह व रक्त की नीति क्या थी? लौह व रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में घैटो शब्द का क्या अर्थ है? तो घैटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया जाता था। यहूदियों का एकमात्र देश इजराइल है और जो यहूदी लोग हैं वो एक साहूकार होते थे उस समय, जो ब्याज पे पैसा देते थे और काफ़ी और व्यापार वगैरह करते थे। और जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई जाति के लोग हैं, वो इनको यहूदियों को बुरी नज़र से देखते थे, उनको उनके प्रति दुर्भावना रखते थे। और वो ये भी सोचते थे कि जो ईसा मसीह है, ईसाइयों के जो धर्मगुरु हैं ईसा मसीह, उनका जो कत्ल है वो यहूदियों ने ही करवाया है। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस के शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हमने 1789 की क्रांति पढ़ी है। एक 1830 में भी क्रांति हुई थी। चार्ल्स दसम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियस वंश को सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादी तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इनको तरजीह दी। तो तरजीह होता है किसी को ज़्यादा भाव देना। जर्मनी के एकीकरण, ये जैसे जर्मनी है यहाँ पे, ये रेड कलर में जो दिख रहा है, जर्मनी के सामने यहाँ पे स्वीडन है, ये रशिया है, ये जर्मनी के साथ लगता है, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के पास स्पेन है, और ये सामने रेड कलर वाइट कलर वाला ये इंग्लैंड है, और ये फ्रांस के नीचे यहाँ पे इटली है। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। दूसरा, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक और धार्मिक विषमताएं थी, मतलब सभी अलग अलग थे। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। तो ये जर्मनी है, इसके साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिया लग रहा है, और ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपस में मिले जुले से थे, और ये ऑस्ट्रिया इसमें हस्तक्षेप करता था। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो जर्मनी के एकीकरण में बाधा करते थे। अगला हमारा प्रश्न है बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में बताना आपने। तो बिस्मार्क कौन था, क्या था? तो बिस्मार्क का पूरा नाम था ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग में एक कुलीन परिवार में हुआ था, और बिस्मार्क की शिक्षा बर्लिन में हुई थी। बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। 1847 ईस्वी में वह प्रशिया की प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना गया। वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रशिया का प्रतिनिधित्व करता था। वह नवीन विचारों का प्रबल विरोधी था। 1859 में वह रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में, और 1862 में वह पेरिस में राजदूत बनकर भेजा गया। 1862 में प्रशिया के शासक विलियम प्रथम ने उसे देश का चांसलर या प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया, और उसकी रुचि लोकतंत्र और संसदीय पद्धति में नहीं थी। वह प्रशिया को सैनिक दृष्टि से मजबूत करके यूरोप को राजनीति में उसके वर्चस्व को कायम करना चाहता था। वह ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर निकालकर प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। वह सभाओं और भाषणों में विश्वास नहीं करता था। प्रशिया की सैनिक शक्ति में वृद्धि कर कूटनीति का सहारा लेकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। एक युद्ध तो उसने डेनमार्क के खिलाफ लड़ा था, एक ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ा था, और एक अन्य युद्ध लड़ा था। इन सभी युद्धों में सफल होकर उसने जर्मन राज्यों के एकीकरण का कार्य पूरा किया, और इससे यूरोपीय इतिहास का स्वरूप ही बदल गया। और ये बिस्मार्क की तस्वीर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में कैवूर का क्या योगदान है? तो इटली, ये देखिए, ये इटली का, ये जो है ये इटली है, यूरोप का एक देश है। इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने में आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री कावूर ने की थी। उसने फ्रांस से एक
कूटनीतिक गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गया। इस लड़ाई में सेना के जवानों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया, जिनकी अगुवाई जुसेप्पे गैरिबाल्डी कर रहा था। 1860 के मार्च महीने में वे दक्षिण इटली और टू सिसिली राज्य की ओर बढ़ चले। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीत लिया और फिर स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये जो काउर है उसका पूरा योगदान है इटली के एकीकरण में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैटरनिख युग क्या था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। उसकी वाटरलू में पराजय के बाद मैटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास को मैटरनिख काल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख के 1815 से 48 तक के काल को मैटरनिख युग कहते हैं। मैटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था और अगर फ्रांस को जुकाम हो जाता है तो पूरा यूरोप छींकने लग जाता है। ये मैटरनिख ने ही कहा था। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इसका जन्म 4 जुलाई 1807 में हुआ था, इटली में हुआ था। एक सैनिक नेता था, इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कावूर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय और मैथ्सनी के साथ गैरिबाल्डी का नाम भी इटली के पिताओं में शामिल है। गैरिबाल्डी जब पैदा हुआ तब इटली कई राज्यों में खंडित था। यूरोप की बाकी शक्तियों के रहमो करम पर पहले उन्होंने कार्बोनारी नामक गुप्त राष्ट्रवादी संगठन बनाया और उसके बाद में उन्होंने 2 और संगठन बनाए। एक यंग इटली बनाया और एक यंग यूरोप नाम से 2 संगठन बनाए। अमेरिका में कई विद्रोहियों और लड़ाइयों में हिस्सा लिया। इसके बाद वे वापस इटली आए और इटली में एक करने की लड़ाई में मुख्य रणनीतिकार रहे। आधुनिक युग में इतालवी लोग उन्हें एक देशभक्त नेता मानते हैं और बड़े आदर से देखते हैं। अगला है हमारे एक नंबर के प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1707 में पास हुआ। ये एक्ट ऑफ यूनियन है। ये किस लिए था? ये इंग्लैंड को एक करने के लिए हुआ था। इंग्लैंड एक बन गया। एक्ट ऑफ यूनियन अर्थात विलय के अधिनियम तत्कालीन अंग्रेजी और स्कॉटिश राजशाही के सांसदों द्वारा पारित 2 विभिन्न अधिनियमों के नाम है, जिनकी बदौलत सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजशाहियाँ, जो उस समय 2 भिन्न सांसदों समेत अलग अलग रियासतें होती थी, का ग्रेट ब्रिटेन नामक एक देश के रूप में विलय हो गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का शासन था और ये लुई 16वें थे उस समय। अगला प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804 में। ये कोड ऑफ नेपोलियन है। ये नेपोलियन की तस्वीर है इसके ऊपर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? तो 3 युद्ध लड़े और रक्त और लोहे की नीति भी इन्होंने चलाई। अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने प्रस्तुत की। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जुसेप्पे मैत्सनी थे। अगला है पर्शिया का शासक कौन था? तो पर्शिया का शासक था विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। मैत्सनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर है। ये गैरिबाल्डी की तस्वीर है, जो कि एक समुद्री जहाज के नाविक थे, क्योंकि इनके पिता थे वो भी एक नाविक थे। अगला प्रश्न है जाल्वे राइन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। कैसे संस्था थी? व्यापारियों की। शुल्क संघ था ये एक। क्या था? शुल्क संघ। अगला प्रश्न है रक्त व लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लोहे का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये थे बिस्मार्क, जर्मनी के। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 को हुई थी और इससे फ्रांस और पर्शिया का युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है नेपलस की क्रांति कब हुई थी? तो नेपलस की क्रांति 1821 में हुई थी। 1821 में नेपलस में विद्रोह हुआ तो 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ। 1830 और 48 में फ्रांस में राजतंत्र के विरुद्ध पुनः क्रांति हुई। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्रांति के साथ मजदूरों के हितों को लेकर समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई और मजदूरों की मांगों में वृद्धि हुई। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। राजनीतिक सुधारों के लिए किया गया था ये। अगला प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 में घोषित किया, कस्तुनतुनिया की संधि से।
अगला प्रश्न है, कार्बोनारी नामक जो संगठन है वो कब बना था? तो 1810 में बना था, 1810 ईस्वी में हुआ था, और इसके जोसेफ मैथ्सनी इसके एक सदस्य थे। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में हुई थी। कब हुई थी? 1829 में हुई थी, और रूस और तुर्की के युद्ध के बाद में हुई थी। सीडान का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो फ्रांस में है ये सीडान, और सीडान का जो युद्ध है फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुआ था। कब हुआ था? फ्रांस और पर्शिया के बीच में, पर्शिया के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? तो रूस ने कुचला था इसको, पोलैंड का जो विद्रोह था उसको। तो 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। अगला प्रश्न है, युवा इटली या यंग इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो यंग इटली वाज, ये जो एक जुसेप्पे मैथ्सनी थे, इन्होंने किया था। मैजिनी भी लिखा हुआ हो सकता है, मैथ्सनी भी हो सकता है, ये थे। अगला था, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन, और ये लॉर्ड बायरन है, इन्होंने इस युद्ध के अंदर धन भी इकट्ठा किया था और सैन्य सहायता भी की थी, धन इकट्ठा। अगला प्रश्न है हमारा, जेल्वराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जेल्वराइन की स्थापना पर्शिया ने की थी, पर्शिया राज्य ने की थी। तो हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्योर थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मारियन कहाँ की प्रतीक थी? फ्रांस की प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में, और इससे इंग्लैंड है वो यूके बन गया था, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1846 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स 10 ने कहा था ये बात, और ये उस समय का नेपोलियन है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने पेश की थी? तो रूस ने पेश की थी। और पर्शिया का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। ये विलियम प्रथम की तस्वीर है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी? तो 1832 की कस्तूनतुनिया की संधि से। नवगोएलफ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये इटली के अंदर हुआ था। और मैटरनिख कौन था? मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये मैटरनिख है। ये आगे देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का अंत हुआ? तो स्थापित हुआ संवैधानिक राजतंत्र का। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरिबोल्डी ने। और राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो अगर युद्ध पूछा जाता है तो सेडान का युद्ध है, और अगर संधि पूछी जाती है तो फ्रैंकफर्ट संधि है। नेपोलियन, जर्मनी व इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। तो इसी के साथ ये हमारा जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है ये समाप्त होता है। और ये इसके टोटल जितने भी एनसीईआरटी से हमारे प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।